हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? ठीक है, चलो अब हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं और आज पढ़ते हैं राजिम को। क्या पढ़ रहे हैं हम? छत्तीसगढ़ में जिला दर्शन। ठीक, जिला दर्शन के क्रम में हम लोगों ने इसको 5 संभागों में बांटा था। ठीक, एक रायपुर, दुर्ग, सरगुजा, बिलासपुर और बस्तर। तो सबसे पहले हम लोगों ने रायपुर जिला को पढ़ना प्रारंभ किया था, रायपुर संभाग को पढ़ना प्रारंभ किया था। और रायपुर संभाग के अंतर्गत हम लोगों ने इनमें जो 5 जिले हैं उनमें से 4 जिलों को कंप्लीट कर लिया था। ठीक, हम लोग रायपुर को पढ़ डाले इसके अंतर्गत। ठीक, दूसरा पढ़े हम लोग बलौदा को, महासमुंद पढ़े, फिर पढ़े धमतरी, और आज हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं गरियाबंद को। ठीक, आज मैं आप लोगों को छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहलाने वाला राजिम में ले जाके स्नान कराता हूं। ठीक, तो आज हम लोग चलते हैं राजिम घूमने। ठीक, ठीक, हम पढ़ेंगे आज कौन सा? गरियाबंद जिला को। ठीक, ये जो है रायपुर संभाग का अंतिम जिला है। गरियाबंद का अगर हम गठन देखें तो इनका गठन हुआ था 2012 में। 2012 में मैंने बताया था कि छत्तीसगढ़ के 9 जिलों का गठन हुआ था। कौन कौन सा? याद रखना, सूरजपुर, बलरामपुर। ठीक, एक सूरजपुर, दूसरा बलरामपुर याद रखना, तीसरा बेमेतरा, चौथा बालोद, मुंगेली, और याद रखना इनमें बलौदा बाजार। ठीक, और कोंडागांव और एक सुकमा। इस तरह से आप 9 जिलों को इसमें याद रख सकते हैं। ठीक, लेकिन अभी हमें देखना है कौन सा? गरियाबंद जिला का गठन 2012। इसमें हम लोगों को 5 तहसीलों को पढ़ना है भाई। ठीक, गरियाबंद में तहसील और विकास खंडों की अगर संख्या पूछे तो 5। ठीक, कौन कौन से उसे देखते हैं। इससे पहले ये देख ले थोड़ा सा कि गरियाबंद जिला के साथ छत्तीसगढ़ का और कौन कौन सा जिला अपना सीमा साझा करता है। ठीक, देखो, गरियाबंद जिले के साथ कौन कौन से जिला साझा करता है पूछे तो एक याद रखना, महासमुंद, दूसरा रायपुर, तीसरा धमतरी। ठीक, तो 3 जिले ऐसे जिले हैं जो गरियाबंद के साथ अपना सीमा साझा करते हैं। कौन कौन सा? एक महासमुंद, एक रायपुर याद रखना, और एक धमतरी। इसके अलावा इनमें अगर तहसीलों की संख्या या विकास खंडों की संख्या देखें तो 5। एक कौन सा है? राजिम। ठीक, दूसरा छुरा। ठीक, तीसरा बिंद्रा नवागढ़। ठीक, एक है मैनपुर और एक देवभोग। तो इन 5 तहसीलों के बारे में हमें पढ़ना है और इन्हीं तहसीलों के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण तथ्य निकल के आते हैं। कुछ विशेष तो नहीं, लेकिन 2-4 ऐसे तथ्य हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक, तो पहले पढ़ेंगे राजिम। छुरा में कुछ विशेष महत्वपूर्ण तथ्य नहीं मिलता हमारे पढ़ने के लिए। ठीक, पढ़ेंगे बिंद्रा नवागढ़, मैनपुर और देवभोग को। ठीक, अब एक एक तहसील को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं देवभोग से।
कौन सा है ये? देवभोग। इसे ध्यान नहीं देंगे, है ना, मैं जो पढ़ा रहा हूं, जो बता रहा हूं आपको, उसको ध्यान देंगे, ठीक है। देवभोग में एक चीज याद रखना, सबसे महत्वपूर्ण चीज, देवभोग का प्राचीन नाम याद रखना। देवभोग का प्राचीन नाम कभी पूछे तो याद रखना, इसका प्राचीन नाम था दैवभोग। और दो स्थान का नाम याद रखना, लाटापारा और सेंदुमुड़ा। लाटापारा और सेंदुमुड़ा जो है अलेक्जेंड्राइट से संबंधित क्षेत्र है भाई। अलेक्जेंड्राइट को ही गरीबों का हीरा कहते हैं। गरीबों का हीरा किसे कहा जाता है अगर कभी पूछे तो याद रखना, अलेक्जेंड्राइट को गरीबों का हीरा कहते हैं। और अलेक्जेंड्राइट से संबंधित दो स्थान का नाम याद रखना, लाटापारा और सेंदुमुड़ा, ठीक। साथ ही देवभोग का प्राचीन नाम याद रखना, दैवभोग। ये दोनों तीनों फैक्ट को आप ध्यान रखना। उसके बाद पढ़ते हैं मैनपुर के बारे में। यह है अपना मैनपुर, ठीक। लास्ट में आप लोगों को राज्य में ले जाऊंगा, प्रयाग दिखाऊंगा, ठीक। किस तरह से वहां पैरी नदी, सोंडू नदी और महानदी का संगम होता है, आपको लाइव यहां से देखने को मिलेगा, ठीक। मैनपुर में एक बांध है, खलिहा पानी बांध, या इसी को कहते हैं डूमर बांध, ठीक। मैनपुर में एक बांध है जिसे डूमर बांध कहते हैं या खलिहा पानी बांध भी कह देते हैं, इसे याद रखना। मैनपुर से संबंधित मैनपुर में 3 क्षेत्र का नाम याद रखना, ठीक, जो हीरा के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? कोदोमाली, पायलीखंड और बिहारडी, ठीक। कौन कौन सा? कोदोमाली, पायलीखंड और बिहारडी। ये तीनों जो है हीरा से संबंधित क्षेत्र है भाई, ठीक। और इससे पहले जो पढ़े हम लोग दैवभोग में, वो अलेक्जेंड्राइट से संबंधित क्षेत्र है, ठीक। अलेक्जेंड्राइट को ही गरीबों का हीरा कहते हैं, ठीक। और लाटापारा, सेंदुमुड़ा जो है देवभोग से संबंधित क्षेत्र है या देवभोग तहसील के अंतर्गत आता है। और मैनपुर के अंतर्गत अगर देखें तो खलिहा पानी, डूमर बहार एक बांध है। और इसको याद रखना, कोदोमाली और पायलीखंड और बिहारडी, ये तीनों क्षेत्र जो है महत्वपूर्ण हमारे लिए, ठीक। ये हीरा से संबंधित क्षेत्र है भाई। इसमें एक चीज याद रखना, गोदना जलप्रपात, ग से गरियाबंद, ग से गोदना, इसको आप इजिली याद रख सकते हैं, ठीक। ग से गरियाबंद, ग से गोदना, एक जलप्रपात है। कहां है? गरियाबंद में, ठीक। यही है एक गुप्तेश्वर शिव मंदिर। इसके बाद मैनपुर के अंतर्गत एक चीज याद रखेंगे, एक है उद्यंती। ये क्या है? अभ्यारण्य। छत्तीसगढ़ में जो 11 अभ्यारण्य है उनमें से एक अभ्यारण्य है उद्यंती अभ्यारण्य। इनका स्थापना हुआ है 1983 में और 251 वर्ग किलोमीटर के साथ अपना अस्तित्व ये रखता है भाई, ठीक। तो इतने सारे तथ्य को आप इसमें नोट करके रखिए। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बिंद्रानवागढ़ तहसील के बारे में। बिंद्रानवागढ़ तहसील से पैरी नदी का उद्गम होता है, ठीक। क्या कहा मैंने? बिंद्रानवागढ़ तहसील है, भातरीगढ़ पहाड़ी बिंद्रानवागढ़ तहसील है ना, भातरीगढ़ पहाड़ी, ठीक। बिंद्रानवागढ़ तहसील के अंतर्गत एक पहाड़ी है भातरीगढ़ पहाड़ी, जहां से क्या होता है? पैरी नदी का उद्गम होता है। पैरी नदी का प्राचीन नाम पूछे तो याद रखना, इनका प्राचीन नाम है पलासनी। और ये छत्तीसगढ़ में कितने किलोमीटर बहता है? तो ये छत्तीसगढ़ में 90 किलोमीटर बहता है, ठीक।
सभी तथ्य अपने आप में एक महत्वपूर्ण तथ्य है भाई। पूछ देगा कि पैरी नदी का उद्गम बिंद्रानवागढ़ तहसील, पहाड़ी पूछे तो भातरीगढ़ पहाड़ी, पैरी नदी का पुराना नाम भी पूछता है कई बार, पलासनी। पैरी नदी कितना किलोमीटर प्रवाह क्षेत्र है इनका, तो 90 किलोमीटर। इससे महत्वपूर्ण एक चीज हो जाता है कि बिंद्रानवागढ़ तहसील में जो पैरी नदी का उद्गम है उसमें एक बांध है जिसे कहते हैं सीकासार बांध। ठीक, सीकासार बांध को वर्ल्ड बैंक की सहायता से बनाया गया है भाई, और 1995 में इसे निर्मित किया गया है। तो ये दोनों तथ्य को आप याद रखिए। ठीक, बिंद्रानवागढ़ तहसील के अंतर्गत याद रखना, यहां 66 फीट की एक शिवलिंग की प्रतिमा है भाई। बिंद्रानवागढ़ तहसील के अंतर्गत जो भातरीगढ़ पहाड़ी से पैरी नदी का उद्गम होता है उनका एक सहायक नदी है, कौन सा, सोंडूर। सोंडूर नदी का भी प्राचीन नाम पूछता है भाई, सुंदराभूति इनका प्राचीन नाम है। और सोंडूर नदी में जो बांध है सोंडूर नदी के नाम पे ही है, इसे कहते हैं सोंडूर बांध। ठीक, इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक, सोंडूर बांध या सोंडूर परियोजना कहते हैं। इसे भी वर्ल्ड बैंक की सहायता से बनाया गया है। ये 1978-79 में इसको निर्माण किया गया है। तो बिंद्रानवागढ़ तहसील के अंतर्गत ये तथ्य भी आप इसमें याद रख सकते हैं, ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। सोंडूर जो नदी जो है ये छत्तीसगढ़ से बाहर से इसका उद्गम है भाई। ठीक, नवरंगपुर उड़ीसा वगैरह से इनका उद्गम वगैरह है, उसे ध्यान रखना। ठीक, लेकिन हमारे लिए यहां काम का क्या होता है इसको यहां आप नोट डाउन करते चलिए। ठीक, यहां उद्यंती सीता नदी को 231 वर्ग किलोमीटर, कहीं कहीं पे 251 वर्ग किलोमीटर, ज्यादा ऑथेंटिक होता है 251 वर्ग किलोमीटर, आप नोट डाउन करिए। इसके अलावा इसमें याद रखना कि पैरी नदी और सोंडूर नदी जो है किसकी सहायक नदी है, ये है सहायक नदी महानदी की। ये जो नदी है सोंडूर नदी और पैरी नदी, ये नदी जो है महानदी में आकर कहां पास मिलती है, मालगांव में। इसे भी ध्यान रखना। ठीक, अब पढ़ते हैं गरियाबंद जिला के अंतर्गत राजिम, जो छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहलाता है भाई। क्या पढ़ेंगे राजिम के बारे में। राजिम को ही छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहते हैं। इससे पहले मैं जब रायपुर जिला पढ़ा रहा था तो आपको आरंग बताया था। आरंग को ही मंदिरों की नगरी के रूप में संज्ञा दी जाती है भाई। ठीक, मंदिरों की नगरी किसे कहते हैं अगर पूछे तो आरंग, और छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसे कहते हैं तो राजिम को। इसे आप ध्यान रखना। राजिम में है एक प्रसिद्ध मंदिर जिसे कहते हैं राजीव लोचन मंदिर। कौन सा मंदिर, राजीव लोचन मंदिर, जिसका निर्माण हुआ था 8वीं शताब्दी में। इसे निर्माण किसने कराया था पूछे तो याद रखना नल वंश का एक शासक है विलासतुंग। इन्होंने राजीव लोचन मंदिर का निर्माण कराया था। ये एक तथ्य। दूसरा तथ्य इसमें याद रखना कि राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार किसने कराया था, तो इनका जीर्णोद्धार कराया था कलचुरी वंश के एक शासक है
पृथ्वीदेव द्वितीय, इनके सामंत थे जगपाल देव। इन्होंने ही राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। इसे आप याद रखिए। ठीक, यह है निर्माणकर्ता और यह है जीर्णोद्धारकर्ता। ठीक, तो ये तथ्य अपने आप में एक महत्वपूर्ण तथ्य होता है। विलास तुंग किस वंश के शासक हैं? नल वंश के। विलास तुंग ने राजीव लोचन मंदिर का निर्माण कराया 8वीं शताब्दी में। जीर्णोद्धार किसने कराया? तो कलचुरी वंश के जो शासक है पृथ्वीदेव द्वितीय, उनके सेनापति थे कौन? जगपाल या जगपाल देव भी बोलते हैं। उन्होंने राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार कराया है। साथ ही इसमें एक चीज और याद रखना, राजीव लोचन मंदिर जो है पंचायतन शैली में बना है। पंचायतन शैली कहें तो ये नागर शैली का ही एक प्रकार है। भारत में मंदिर बनाने की बहुत सारी शैलियां प्रचलित है, जिनमें से प्रमुख अगर मैं कहूं तो एक है नागर शैली, एक बेसर शैली और एक द्रविड़ शैली। ये उत्तर भारत में, ये मध्य भारत में और ये दक्षिण भारत में ये शैलियां प्रचलित हैं। दक्षिण भारत में अगर कोई मंदिर बनता है तो अक्सर द्रविड़ शैली के रूप में बनता है। ठीक है, या द्रविड़ शैली में ही दक्षिण भारत में मंदिर बनता है। उत्तर भारत में ज्यादातर मंदिर वगैरह नागर शैली में बने हैं। और बेसर शैली के बारे में एक चीज याद रखना, नागर शैली और द्रविड़ शैली का मिश्रण ही बेसर शैली कहलाता है भाई। ठीक, तो नागर शैली उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली, और दोनों का अगर मिक्सअप रूप देखें तो वो होता है बेसर शैली, जो मध्य भारत में प्रचलित है। तो पंचायतन शैली में ये मंदिर बना है, मतलब ये नागर शैली का ही एक रूप है। इसे आप लोग ध्यान रखना। इसके बाद इसमें याद रखना कि राजिम में 23 नवंबर 1925 को हरिजन उत्थान कार्यक्रम चलाया गया था। हरिजनों उत्थान, अछूतो उद्धार, इस तरह से अलग अलग नाम से इसे जाना जाता है। तो हरिजन उत्थान कार्यक्रम 23 नवंबर 1925 को चलाया गया था। किसने चलाया था? सुंदरलाल शर्मा। सुंदरलाल शर्मा जो है हरिजन वर्ग को राजीव लोचन मंदिर में प्रवेश दिलाना चाहते थे। उस समय हरिजन लोगों को मंदिर वगैरह में प्रवेश करने की इजाजत नहीं था भाई। तो ये सब जो भेदभाव है उसे समाप्त करने के लिए सुंदरलाल शर्मा जो है हरिजन उत्थान कार्यक्रम चलाया 1925 में, और जो राजीव लोचन मंदिर में प्रवेश कराना चाहे, लेकिन कट्टरपंथियों के विरोध के कारण सुंदरलाल शर्मा जो है मंदिर में प्रवेश कराने में असफल हो जाते हैं। तो वहीं के बाजू के राम मंदिर में या राम मंदिर में जाके इन लोगों को प्रवेश कराते हैं। तो इसको आप ध्यान में रखिए। ठीक, हरिजनों उद्धार कार्यक्रम, ठीक, ये है 23 नवंबर 1925 की घटना। ठीक, इसको आप इसमें याद रखना। एक दो तथ्य और देख ले इसमें। राजिम को ही कमल क्षेत्र कहते हैं। एक तथ्य, दूसरा तथ्य इसमें याद रखना, राजिम क्षेत्र पंचकोशी यात्रा के लिए जाना जाता है भाई। ठीक, पंचकोशी यात्रा का मतलब क्या होता है? यहां 5 मंदिरों का समूह है, इसलिए इसे पंचकोशी यात्रा के लिए या पंचकोशी यात्रा या पंचकोशी क्षेत्र भी बोलते हैं। तो राजिम जो है पंचकोशी यात्रा के लिए जाना जाता है। तो इसमें कौन कौन से 5 मंदिर का समूह है उसे देख लेते हैं। इसे भी कई बार पूछ चुका है, और राजिम से कई बार प्रश्न आ चुका है। राजिम से और राजीव लोचन मंदिर से, इनके निर्माणकर्ता, जीर्णोद्धारकर्ता के बारे में कई बार पूछ चुका है। इसे आप ध्यान में रखेंगे।
ठीक, तो राजिम को कमल क्षेत्र कहते हैं और राजिम ही पंचकोशी यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन कौन से 5 मंदिर हैं? एक है ब्रह्मनेश्वर, दूसरा चंपकेश्वर, ठीक, तीसरा पटेश्वर, ठीक, कौन कौन सा? ब्रह्मनेश्वर, चंपकेश्वर, पटेश्वर, फिंगेश्वर और एक लास्ट याद रखना कुलेश्वर। इन 5 मंदिरों के कारण ही इनको पंचकोशी यात्रा के लिए जाना जाता है और यहीं पे माघ पूर्णिमा के समय मेला का आयोजन होता है। ठीक, फणिकेश्वर मंदिर, पंच मंदिर, मौनी माता मंदिर, इन सारे तथ्यों को आप ध्यान न दें। ये जो पंचकोशी यात्रा के लिए जो मंदिर वगैरह बताया जा रहा है इसे आप लोग नोट डाउन कीजिए, इसे ध्यान रखिए। तो इतने सारे तथ्य को आप राजिम के अंतर्गत ध्यान रखिए और इसको बड़े इत्मीनान से पढ़िए। एक चीज याद रखना, करेंट रिलेट करके इसको कई बार बता चुका हूं और ध्यान रखना, राजिम को भी जो राम वन पथ गमन योजना है, कब की योजना है? सितंबर 2019 की। ये तो जहन में बस गया होगा भाई, इतना बार बता चुका हूं। इसमें 75 जगहों को चिन्हांकित किया गया था। कैसे 75 जगहों को? जिस जगह में प्रभु श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष वनवास के दौरान कहीं रुके थे, ठहरे थे, ऐसे 75 जगहों को चिन्हांकित किया गया था। उन 75 जगहों में 9 जगह को प्रथम चरण में डेवलप किया जा रहा है और ये जो 9 स्थान है प्रथम चरण में, उन्हीं में से एक स्थान कौन सा? राजिम। ठीक, मैं इससे पहले आप लोगों को पूरी जगह का नाम गिनाया था, सीतामढ़ी, हरचौका, रामगढ़, सिवरी नारायण, राजिम, ठीक, रायपुर का जो कौशल्या माता मंदिर है वो, जगदलपुर का मंदिर, सिहावा, रामाराम सुकमा, इस तरह से, और एक तुरतुरिया वाल्मीकि आश्रम वगैरह, इस तरह से 9 पूरे स्थान का नाम आपको डिटेल से बताया था। अगर इससे पहले आप लोगों ने अगर इसे नहीं देखा होगा तो इससे पहले वीडियो वगैरह देखिए, आप लोगों को और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो इतने सारे तथ्य को आप पढ़िए। ठीक, बड़े अच्छे से नोट्स बनाते जाइए और जो तथ्य मैं पहले पढ़ा रहा हूं उसको पढ़िए। उनको पढ़ने के बाद अगर आपका क्षमता बचता है, लगता है कि पढ़ना चाहिए करके, तो और दूसरे तथ्य को कलेक्ट कीजिए, लेकिन जितना मैं पढ़ा रहा हूं लगभग सफिशिएंट है। ठीक, इससे पहले आप सर से भी इतिहास, ज्योग्राफी वगैरह, जो छत्तीसगढ़ का जनजाति वगैरह लगभग चीजें पढ़ चुके हैं। यहां पे चीजें रिवाइज होते जा रही है आपका। ठीक, तो इसे ध्यान देना। ठीक, तो इतने सारे तथ्यों को आप अच्छे से पढ़िए और अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट कीजिए, लाइक शेयर कीजिए। ठीक, इससे बाद देखते हैं कौन सा अगर संभाग पढ़ाना है, तो इतने तथ्यों को आप लोग पढ़िए, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।